अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 30 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में और आने वाले 4 या 5 वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ORM को इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि एलोक्वेंट ORM को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम एलोक्वेंट ORM के अंदर लारावल क्यूरी बिल्डर या रॉ एक्सप्रेशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसके काफ़ी सारे और फीचर्स भी हैं जो कि एनहेंस करते हैं आपकी लारावल की ऐप को यूजिंग लारावल एलोक्वेंट ORM। सो ये तमाम चीज़ें आज से और आज के आने वाले 5 आगे आने वाले या 6 आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको आने वाली हर लारावल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है कि वो एलोक्वेंट ORM बेसिकली क्या है। एलोक्वेंट ORM बेसिकली हमारे पास एक मॉडल है, एक या आप समझ लें कि मॉडल की क्लास है जिसके हम एक फर्दर क्लास डिफाइन करते हैं, फिर उस क्लास को हम यूज़ करते हैं टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अब इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मस्ट फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो मॉडल व्यूज़ कंट्रोलर में जब हम मॉडल्स की बात कर रहे थे तो मैंने एक बात की थी कि जो मॉडल्स हम लारावल के अंदर क्रिएट करते हैं ऐप के फोल्डर में, हम चाहें तो ऐप के फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं या किसी फर्दर फोल्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम आर्टिसन कंसोल कमांड यूज़ करते हैं PHP आर्टिसन, तो उसमें हम जब मेक मॉडल करते हैं तो वो ऐप के फोल्डर में ही क्रिएट होता है और नॉर्मली आपको चाहिए भी कि आप वहीं पर तमाम मॉडल्स को क्रिएट करें जो कि एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है आपकी लारावल की एप्लीकेशन का। अब वो मॉडल जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है डेटाबेस के साथ। किस तरीके से? जो भी आप मॉडल नेम रखेंगे उस मॉडल नेम का जो प्लूरल होगा, उस नेम का जो प्लूरल होगा, मैंने ये भी बात कही थी कि जो भी मॉडल आप क्रिएट करेंगे उनका नाम हमेशा आप सिंगुलर में रखेंगे, सिंगल एंटिटी नाम रखेंगे, प्लूरल में नहीं रखेंगे। क्योंकि जब आप उसको सिंगुलर रखेंगे जब आप उस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड क्यूरी करेंगे तो लारावल जो है उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्लूरल में फाइंड करेगा डेटाबेस के अंदर उस टेबल को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में आता हूँ तो यहाँ पर ऐप के फोल्डर में हमारे पास एक पोस्ट का मॉडल है। अब ये देखिए, ये पोस्ट एक सिंगुलर है, मतलब पोस्ट्स नहीं है, लेकिन जब हम इस पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटाबेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल केस में पोस्ट्स का टेबल है, इसके साथ एक S लगा हुआ है। ये एक प्लूरल है। इसी तरह यूजर्स का टेबल है और लेकिन मॉडल जो है वो यूजर है। मॉडल नेम हमेशा सिंगुलर होंगे और उनका जो कोरस्पॉन्डिंग टेबल होंगे वो प्लूरल में होंगे। मतलब जब आप माइग्रेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें जो टेबल नेम डैश डैश क्रिएट को देंगे वो आप हमेशा प्लूरल में देंगे। अब लारावल ने एक और चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी आपकी आसानी के लिए कि आप जो है जब मॉडल क्रिएट करें तो उसके साथ एक स्विच हमें प्रोवाइड कर दिया है डैश डैश माइग्रेशन या डैश M का, जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिकली उस मॉडल के करस्पॉन्डिंग जो भी प्लूरल बनता है उसकी वैल्यू टेबल में क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल पर लिए चलता हूँ और मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, और अब यहाँ पर मैं L6 ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन हेल्प मेक मॉडल। यहाँ पर नेम लाजमी देना है। उसके बाद हमारे पास है एक स्विच डैश A। ये क्या करता है कि जनरेट करता है माइग्रेशन, फैक्ट्री एंड रिसोर्स कंट्रोलर फॉर द मॉडल। जब आप डैश A यूज़ करते हैं तो वो उस मॉडल नेम के अगेंस्ट आपको ना सिर्फ माइग्रेशन क्रिएट करके देगा बल्कि एक फैक्ट्री का, हमने मॉडल फैक्ट्री का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था पार्ट 29 में, मॉडल फैक्ट्री भी क्रिएट करके देगा और एक रिसोर्स कंट्रोलर भी। तो ये MVC के पैटर्न में जब हमने कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कंट्रोलर्स दो तरह के होते हैं। एक एम्प्टी कंट्रोलर्स होते हैं जिनमें आप अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे रिसोर्स कंट्रोलर होते हैं जो कुछ आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी कुछ फंक्शंस की सूरत में प्रोवाइड करते हैं
तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं बल्कि अगर आप उनके अंदर और फंक्शंस भी ऐड करना चाहें तो वो भी रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर कर सकते हैं, मगर उसके फिर आप अलग से राउट्स बनाएंगे web.php के अंदर। सो चलिए मैं अब आपको सिखाता हूँ आज के कैसे मॉडल हमें क्रिएट करेंगे और वो उसके अगेंस्ट किस तरीके से एक माइग्रेशन कंट्रोलर और फैक्ट्री क्रिएट करता है। तो सपोज कीजिए मैं नाम रखना चाह रहा हूँ उस मॉडल का यूज़र प्रोफाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सिंपल प्रोफाइल भी तो रख सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए यूज़र प्रोफाइल रख रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि जब वो मॉडल क्रिएट करेगा तो किस तरीके से करेगा, जब वो माइग्रेशन क्रिएट करेगा तो कैसे करेगा, फैक्ट्री कैसे क्रिएट करेगा और उसका रिसोर्स कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेगा। सिंगुलर होने की सूरत में तो हमें पता है कि हमने अगर पोस्ट नाम रखा है मॉडल का तो माइग्रेशन पोस्ट्स की होगी बनेगी, टेबल पोस्ट्स का बनेगा, इसी तरह फैक्ट्री में ऐप पोस्ट हो जाएगा, रिसोर्स कंट्रोलर में भी हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर बन जाएगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल यूज़र, इस तरीके से आपने हमेशा सिंगुलर में जब लिखना है तो इस तरीके से इसको लिखना है। कैमल के इसको कहा जाता है आई थिंक पास्कल केस कहा जाता है, जिसमें हर लेटर का पहला जो करैक्टर होता है वो कैपिटल होता है, इसको पास्कल केस कहते हैं। और एक इसके अलावा कैमल केस होता है और एक स्नेक केस होता है। कैमल केस में आप इसको पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है वर्ड का, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, वो होता है स्नेक केस। ये है पास्कल केस जो सॉरी वो कैमल केस है और ये है पास्कल केस। और जो स्नेक केस होता है उसमें हर वर्ड के बाद आप एक अंडरस्कोर लगाते हैं और तमाम वर्ड्स के लेटर्स जो होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, उसको कहा जाता है स्नेक केस। सो मैंने लिखा माइनर मेक मॉडल यूज़र प्रोफाइल और -a लिख दिया, मैंने प्रेस किया इंटर। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मॉडल का नाम डेफिनेटली यूज़र प्रोफाइल ही होगा। फिर फैक्ट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेफिनेटली उसके अंदर भी ऐप/यूज़र प्रोफाइल को वो कॉल करेगा। जो नोट करने वाली चीज़ है वो है क्रिएटेड माइग्रेशन। इसमें देखिए डेट, टाइम, क्रिएट यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल। सो ये है हमारे पास पास्कल केस, ये है हमारे पास स्नेक केस। सो उसने एक फाइल नेम क्रिएट की, क्रिएट यूज़र प्रोफाइल्स टेबल, यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल्स। आपने नोट करना है कि ये एक प्लूरल में उसने हमें नेम दिया है। सो इस तरीके से, और इसके बाद उसने जो कंट्रोलर क्रिएट किया होगा वो यूज़र प्रोफाइल कंट्रोलर क्रिएट किया होगा। सो हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पर मैं HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में जाता हूँ। सो आप देख सकते हैं यूज़र प्रोफाइल वही नेम जो मॉडल का नेम है, प्लस उसके साथ कंट्रोलर और प्लस उसके अंदर हमें इंडेक्स टू डिस्प्ले योर ऑल प्रोफाइल्स, क्रिएट टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, स्टोर टू सेव अ प्रोफाइल जब हम अपने उसको सेव करते हैं, शो कोई एक सिंगल प्रोफाइल शो करने के लिए, फिर एडिट किसी एक प्रोफाइल को एडिट करने के लिए आप ओपन करते हैं, फिर अपडेट उस प्रोफाइल को जिसको आपने एडिट करने के लिए अपडेट किया है, सॉरी एडिट करने के लिए ओपन किया है उसको आप अपडेट करेंगे, फिर आप किसी एक प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस रिसोर्स कंट्रोलर में आपको देखने को नज़र आ रही होगी वो होगी यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल, अब ये जो यूज़र प्रोफाइल है ये मॉडल नेम है। सो यहाँ पर ऊपर आप देखें ऐप यूज़र प्रोफाइल इंटीग्रेट हुआ है, क्लास ऐड हुई है नेम स्पेस के साथ। तो ये जो है हमारे पास एक मॉडल है और ये जो है हमने मॉडल इंजेक्शन किया है। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट को इंजेक्ट किया है, यहाँ पर मॉडल को इंजेक्ट किया है। सो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम राउट्स बनाएंगे इसके, तो यहाँ पर मैं आपको राउट्स भी दिखा देता हूँ। इसने ऑटोमेटिकली इसके जो सॉरी मैं पहले राउट बना देता हूँ क्योंकि राउट्स तो ऑटोमेटिक नहीं बनेंगे, वो वेब में हमें खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। सो राउट रिसोर्स हम बनाएंगे, उसके अंदर हम यहाँ पर यूज़र या सिंपल प्रोफाइल कर देते हैं और इसके बाद हम लिखेंगे यूज़र प्रोफाइल कंट्रोलर और इसको यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देते हैं। सो स्लैश प्रोफाइल के अगेंस्ट हमें यूज़र प्रोफाइल कंट्रोलर का एक रिसोर्स कंट्रोलर हमने क्रिएट कर दिया। सो टर्मिनल पे आके अगर मैं लिखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि वो डिस्प्ले सही हो। सो PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। सो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोफाइल वाला ये सेक्शन है, ये हमारे पास यूज़र प्रोफाइल का सेक्शन है। इसमें उसने प्रोफाइल गेट या हेड रिक्वेस्ट के साथ इंडेक्स मेथड को कॉल किया, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ इसी प्रोफाइल को उसने प्रोफाइल डॉट स्टोर को कॉल किया,
फिर प्रोफाइल डॉट क्रिएट जब हम करेंगे तो सिंपल एक फॉर्म को लोड करेगा क्रिएट मेथड के साथ। फिर यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट है इसमें उसने प्रोफाइल स्लैश करली ब्रैकेट के अंदर प्रोफाइल लिखा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो ये देखिए, इसने प्रोफाइल के अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो उसने लिखा है प्रोफाइल। अब ये जो प्रोफाइल है बेसिकली ये मॉडल है हमारा। सो ये हमें एक पूरा मॉडल रिटर्न करेगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी एंड यहाँ पर शो वाले में इसके अंदर जैसे ही, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो मेथड कॉल हो रहा है प्रोफाइल डॉट शो कॉल हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली वो हमें एक यूज़र प्रोफाइल फेच करके दे देगा जिसकी आईडी हम उसको पास करेंगे। अगर तो कोई यूज़र प्रोफाइल वो एग्जिस्ट करती हुई तो वो हमें रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो हमें रिटर्न करेगा नल। अगर यहाँ पर अब ये चीज़ देखें, यूज़र प्रोफाइल जो वेरिएबल है इसको कहते हैं हम कैमल केस। ये हमारे पास कैमल केस है जिसमें पहला यूज़र जो है उसका कैपिटल स्मॉल लेटर है, उसके बाद प्रोफाइल का लेटर पी है, इसके बाद भी कोई वर्ड होगा तो उसका कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर। तो ये होता है कैमल केस। और ये है हमारे पास पास्कल केस। और जो टेबल्स क्रिएट हुए हैं जो डेटाबेस के अंदर, ये जो टेबल क्रिएट हुआ है, सॉरी मैं रिफ्रेश कर लूँ इसको। अच्छा, हमने अभी माइग्रेट तो किया नहीं है। सो यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है टेबल वेलकम सॉरी इसमें हमारे पास डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर ये जो टेबल क्रिएट करेगा ये यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल का टेबल क्रिएट करेगा। सो ये है हमारे पास बेसिक मॉडल्स को क्रिएट करने का प्रॉपर वे। मेक मॉडल के साथ आप -a का स्विच लगा दें, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप -c लगा सकते हैं जिससे उसका कंट्रोलर सिर्फ क्रिएट होगा। -f लगा सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्री क्रिएट होगी। -m लगा सकते हैं, सिर्फ माइग्रेशन क्रिएट होगी। और -p बेसिकली पिवट टेबल के लिए यूज़ होता है। जब हम रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसको। फिर उसके बाद -r सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेगा। बाकी इसमें जो है वो हेल्प है, कोई क्वाइट है, मतलब वर्बोस वर्जन नंबर है, एंड नो इंटरेक्शन है, -v वर्बोस मोड है। तो ये हमारे पास कुछ इसके ऑप्शंस हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से हम जो है वो मॉडल्स, माइग्रेशंस, कंट्रोलर एक कमांड मॉडल मेक मॉडल के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाला मॉडल जो होगा, अब इस मॉडल की मदद से हम रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर और उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। हमेशा मॉडल का नेम सिंगुलर और टेबल का नेम प्लूरल में रखते हैं। और अगर हम मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करना चाहें तो मॉडल के लिए पास्कल केस यूज़ करेंगे, वेरिएबल के लिए स्नेक केस यूज़ कर कैमल केस यूज़ करेंगे, और डेटाबेस के लिए हम स्नेक केस यूज़ करेंगे। अब कुछ सर्टन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर आपके पास एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है जो कि क्रिएट की गई है कोड इग्नाइटर। सपोज कीजिए PHP का एक और MVC फ्रेमवर्क है कोड इग्नाइटर, उसके अंदर क्रिएट की गई है तमाम फंक्शनैलिटी उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। टेबल्स वगैरह सब प्रॉपरली डिज़ाइन ऑलरेडी किए हुए हैं। अब आपको कहा जाता है कि भाई इन्हीं टेबल्स को अपने यूज़ करना है और हमें यही एप्लीकेशन लारावल के अंदर क्रिएट करके देनी है। और जब तक वो लारावल के अंदर क्रिएट नहीं होगी तब तक हमारी एग्जिस्टिंग ऐप कोड इग्नाइटर में चलती रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपने सिंपली करना क्या है कि उस एग्जिस्टिंग डाटाबेस को अपनी लारावल के ऐप के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो ये है कि अगर आप मॉडल्स क्रिएट करते हैं और आपने जो कोड इग्नाइटर के अंदर टेबल्स हैं वो डिफरेंट नेम्स के हैं। सपोज़ कीजिए उसके अंदर हमारे पास जो पोस्ट का टेबल है, मैं इसको रीनेम यहाँ से रीनेम टेबल करता हूँ, तो पोस्ट है उसका नाम। यूज़र का जो टेबल है, यूज़र्स नहीं है उसका नाम यूज़र है। इसी तरीके से इसमें हमारे पास पासवर्ड रीसेट्स का नहीं है, पासवर्ड रीसेट है। फिलहाल हम इन दो को देखते हैं, यूज़र और पोस्ट को। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये हमारी आप कोड इग्नाइटर के डेटाबेस है। तो क्या आप तमाम टेबल्स में आकर इसको पोस्ट करेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे अगर आप तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो जितनी भी क्यूरीज बनी हुई हैं वो सिंगुलर टेबल के नाम के साथ रन हो रही हैं। क्या आप इसको एक्सपोर्ट करके एक न्यू डेटाबेस बना के उसके अंदर करेंगे? हाँ, उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी फिर भी आपको तमाम के तमाम टेबल्स को रीनेम करना पड़ेगा, तमाम डाटा को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इट्स अ लॉट्स ऑफ टीडियस जॉब।
सो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? अब अगर मैं क्यूरी रन करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन टिंकर रन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारा जो मॉडल है पोस्ट वाला मॉडल वो फाइंड करे या पोस्ट ऑल करे, तमाम पोस्ट को शो करे। सो यहाँ पर उसने दिया जी के बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड टेबल DBL6 app.posts डज नॉट एग्जिस्ट, और वो क्यूरी क्या उसने एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट्स। सो ऐसी सिचुएशन में आप लारावल हमें एक मॉडल के अंदर एक वेरिएबल प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल टेबल। अब देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में, मॉडल में जाऊँगा यहाँ पर ऐप के अंदर उस मॉडल पोस्ट मॉडल में। अब यहाँ पर मैं एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है विद द नेम ऑफ टेबल। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, और जब ये कोई वैल्यू नहीं होती तो जाहिर बात है नल होता है। सो उसको वो प्लूरल वाले टेबल को फाइंड करता है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ भाई हमारे जो टेबल का नाम है वो पोस्ट है, पोस्ट्स नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा कोडिग्नाइटर का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर माइस्क्यूएल में जो टेबल है उसका नाम पोस्ट है। ठीक हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट करूँगा, दोबारा टिंकर में आता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट ऑल, सो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमें तमाम रिकॉर्ड सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ DB::: enable क्यूरी लॉग, उसके बाद मैं लिखता हूँ ऑल के बजाय find1 लिखता हूँ। अब ये फाइंड जो है ये एलोक्वेंट स्पेसिफिक मेथड है जो कि सिंगल रिकॉर्ड आपको रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द प्राइमरी की। सो इसने हमें सिंगल एक रिकॉर्ड रिटर्न किया। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट क्यूरी लॉग, सो ये देखिए उसने क्यूरी क्या रन की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट। अब उसने पोस्ट्स नहीं किया, अब उसने किया है पोस्ट। सो वेयर पोस्ट डॉट ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड देन यहाँ पर 1 पास कर दिया और हमें एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया यूजिंग फाइंड मेथड। सो फाइंड हमेशा क्या करता है, प्राइमरी की बेस पर सर्च करता है रिकॉर्ड को। अब ये जो प्राइमरी की यहाँ पर डिफाइन है, ये वाली प्राइमरी की वो नहीं है जो डेटाबेस के साथ आपके आती है। बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है जो आपके ID कॉलम होता है। जो लारावल की माइग्रेशन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर जो डेटाबेस की माइग्रेशन के अंदर जो हमारे पास ये वाली ID होती है, बेसिकली यही ID यहाँ पर यूज़ हो रही होती है। लेकिन फॉर सर्टन रीजंस अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इस ID को चेंज करना चाह रहे हो। सपोज हम कहते हैं कि हमारी जो प्राइमरी ID है वो ईमेल है, ID नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्राइमरी की हो वो ईमेल हो, ID ना हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हमें कुछ कॉलम्स जो हैं वो मॉडिफाई करने पड़ेंगे। वो किस तरीके से, यहाँ पर हम चलते हैं मॉडल के अंदर, पोस्ट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मैं मॉडल्स के मेथड के अंदर, ये हमारे पास मॉडल की क्लास है। तो इसमें देखिए प्रोटेक्टेड प्राइमरी की, द प्राइमरी की फॉर द मॉडल, तो ये फॉर द मॉडल है, नॉट फॉर द डेटाबेस। ठीक है, तो ये प्राइमरी की हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, प्राइमरी की ID। इसको हम चेंज कर सकते हैं और इसको ईमेल कह सकते हैं। और फिर उसके बाद है प्रोटेक्टेड की टाइप इंट। अच्छा चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से यूज़र के टेबल में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कहीं पर भी, यहाँ पर टॉप पर। सो अब इसको मैं कर देता हूँ कि ईमेल। अब मैंने उसे कहा कि ये हमारे पास प्राइमरी की जो है वो है ईमेल। तो अब इससे क्या होगा, मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट करता हूँ, टिंकर में जाता हूँ वापस। अब मैं लिखता हूँ DB find1। तो उसने कहा जी कॉल टू अनडिफाइंड मेथड एलिमिनेट फाइंड इन, सॉरी नॉट DB find, पोस्ट find1। सो उसने क्या किया कि हमें एलिसिंग पोस्ट फॉर दिस टिंकर सेशन ID1 यूज़र ID3 हमें उसने वो रिटर्न कर दी। अब हुआ क्या बेसिकली, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसको प्रोटेक्टेड यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर नहीं था लिखना, पोस्ट के कॉलम में लिखना था यहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक। अगेन इसको एग्जिट करेंगे, अगेन यहाँ पर वापस आएंगे, DB enable क्यूरी लॉक करेंगे और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ पोस्ट find1। सो उसने कहा एलिसिंग पोस्ट वेब, तो ये तो ठीक है। वो कह रहा है कि अनसेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वे पोस्ट डॉट ईमेल इज इक्वल टू 1। वो कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड पोस्ट डॉट ईमेल। डेफिनेटली पोस्ट के अंदर तो ईमेल हो नहीं सकती। सो सपोज कीजिए मैं पोस्ट के अंदर कौन से कॉलम है हमारे पास, चलिए मैं इसको ना यूज़र कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग आपको समझाने के लिए।
यूज़र कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, वापस आता हूँ, एनेबल क्यूरी लॉग, और अब मैं लिखता हूँ यूज़र फाइंड वन। सो उसने अब कहा कि बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमने चेंज किया था ना नेम, सो यूज़र कर दिया, और एक दफ़ा फिर एग्जिट, एक दफ़ा फिर आर्टिसन क्लियर, एंड देन क्यूरी लॉग, एंड देन मैंने किया यूज़र फाइंड वन। सो उसने हमें नल रिटर्न कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे तो टेबल के अंदर जो यूज़र्स का टेबल है उसके अंदर तो ID1 एग्जिस्ट करती है, ये देखिए ID1 मौजूद है, लेकिन उसने हमें नल रिटर्न कर दिया क्योंकि अब हमारी जो प्राइमरी की है वो ईमेल हो गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड, और यहाँ पर मैं डाटाबेस से कोई एक ईमेल इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसको रिटर्न ऐड कर देता हूँ यहाँ पर इन द सिंगल या डबल कोट, एंटर करता हूँ। सो ये देखिए अब हमारे पास वो रिकॉर्ड प्रॉपरली फेच हो चुका है, यूज़र फाइंड विद ईमेल। सो इस तरीके से अगर अब हम यहाँ पर, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर इसको प्राइमरी की को यहाँ पर चेंज करके ईमेल करें तो तभी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर अब हमारी जो प्राइमरी की है वो ईमेल है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ ID1। सो उसने हमें यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट वन, हाँ ठीक है, इसके अंदर हमें फिर वेयर यूज़ करना पड़ेगा, वेयर ID1। सो इस तरीके से हम जो है वो रिकॉर्ड को फिर फेच कर सकते हैं। ये देखिए अब सेम रिकॉर्ड हमें फेच हुआ, लेकिन यहाँ पर अब हमें यूज़ करना पड़ेगा DB लारावेल क्यूरी बिल्डर के वेयर क्लॉज को, जबकि हम फाइंड को अब यूज़ नहीं कर सकते। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर सिंपल आप एक लिख सकते हैं फाइंड के साथ जो भी आपकी प्राइमरी की होगी। सो फाइंड हमेशा प्राइमरी की को ही फाइंड करेगा। सो ये लीजिए अब इसने हमें नेम दे दिया, ईमेल क्योंकि हमें पता है यूनिक है। सो इसके बाद हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और मॉडल के अंदर भी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप क्या है, हमारी जो प्राइमरी की है उसकी टाइप क्या है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये भी हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारी जो प्राइमरी की है उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, अब वो इंटीजर नहीं है। जब वो स्ट्रिंग है तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंटिंग भी वो ट्रू नहीं है, क्योंकि जो ऑटो इंक्रीमेंट होती है ID वो हमारी ID वाला कॉलम है, तो इसको भी हमें यहाँ पर फॉल्स करना पड़ेगा। ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें करनी पड़ेंगी अगर हम प्राइमरी की अपनी मॉडल के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉल्स ज़रूरी करना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर हम फर्दर मॉडल के अंदर देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विद का मेथड है, वेरिएबल है, विद काउंट का वेरिएबल है, पर पेज का वेरिएबल है। सो डिफ़ॉल्ट पर पेज कितनी पेजिनेशन हो, एग्जिस्ट है, फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक और मॉडल के अंदर हमारे पास चीज़ है क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सो जब भी आप मॉडल्स को यूज़ करते हैं, मतलब मॉडल जो क्रिएट करते हैं उनको जब यूज़ करते हैं फेच करने के लिए रिकॉर्ड, और उनको ऑर्डर बाय करते हैं या जिस तरीके से भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड फील्ड्स को यूज़ करते हैं। इसीलिए जब भी हम माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं तो उसमें दो कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट लाजमी आते हैं, बिग इंक्रीमेंट्स और टाइम स्टैम्प्स। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको मॉडल्स के बारे में, टेबल्स के बारे में एक्सप्लेन की हैं। सो अब हम आपको होपफुली समझ लगी होगी कि ये क्या चीज़ है, प्रोटेक्टेड टेबल, प्राइमरी की टाइप और ये इंक्रीमेंटिंग, ये क्या चीज़ें, क्यों इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सपोज़ कीजिए हमारी जो कॉलम्स हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इसमें यहाँ पर क्रिएटेड ऐड है और अपडेटेड ऐड है। तो सपोज़ कीजिए क्रिएटेड ऐड की बजाय यहाँ पर है क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, ये कॉलम थे यूज़र के टेबल के अंदर, अपडेटेड डेट। सो अब अगर ये दोनों डेट्स हैं तो ये अब काम नहीं करेंगी इनके बेस पर। अब अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को सर्च करता हूँ तो इनमें प्रॉब्लम आएंगी जब हम ऑर्डर बाय करते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पर फाइंड के बजाय ऑर्डर बाय करता हूँ, या मैं यहाँ पर DESC का मेथड कॉल करता हूँ, ऑल कॉल टू अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ पर ठीक है, ये DESC जो है डिसेंडिंग ऑफ मेथड, यहाँ पर कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फील्ड्स जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट है मॉडल के अंदर,
इनको हमने चेंज करना है। सो यहाँ पर मैं इनको कॉपी करूँगा और मॉडल के अंदर जो हमने यूज़र का मॉडल क्रिएट किया इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट करके मैं इसको क्रिएटेड ऐड के बजाय क्रिएटेड डेट कर दूंगा और इसको मैं अपडेटेड डेट कर दूंगा। तो ये इसके बाद उनके कॉलम नेम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनकी बेस पर वो उन पे जो भी आप क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड वाली फील्ड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका मॉडल, वो अब इन कीज़ को, इन कॉलम्स को प्रॉपर तरीके से फाइंड कर लेगा। सो ये है हमारा जो तरीका, डिफरेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम जो है वो लारावल क्यूरी ORM जो है एलोक्वेंट ORM उसको इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को, अब आगे चल के हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास लारावल के मेथड्स हैं जिनको हम एलोक्वेंट ORM के मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूँ जाने से पहले, मतलब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जाने से पहले, वो ये कि अगर आप सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके जो टेबल है उसमें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फील्ड्स मौजूद ही नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है टाइम स्टैम्प्स का, वो उसको हम फॉल्स कर देते हैं, यूज़ टाइम स्टैम्प्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की इंक्रीमेंटिंग विद एग्जिस्ट रिजॉल्वर बूटेड, सो इग्नोर क्रिएटेड ऐड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम यूज़ टाइम स्टैम्प्स, यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आऊँ और एलोक्वेंट ORM में गेटिंग स्टार्टेड में आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास मेथड होगा, एक कलेक्शन है। तो यहाँ पर यूज़ प्राइमरी की फॉल्स जो है वो ये नहीं, नॉट दिस वन, एंड यूज़ इंक्रीमेंटिंग फॉल्स ये हमने देख लिया, की टाइप को देख लिया हमने। सो टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल टू फॉल्स। सो ये हमारे पास एक पब्लिक मेथड प्रॉपर्टी है टाइम स्टैम्प्स की, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करके अपने मॉडल के अंदर, जिस मॉडल के अंदर हमारे पास क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फील्ड्स मौजूद नहीं है उसके साथ हम इसको ट्रू कर देते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल टू, बल्कि कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट एलोक्वेंट क्रिएटेड एंड अपडेट कॉलम टू एग्जिस्ट ऑन योर टेबल इफ यू डू नॉट विश टू, सो आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। सॉरी, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होती है और आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फॉल्स कर दिया। सो ये टाइम स्टैम्प्स अब यूज़ नहीं करेगा आपके जो डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, आप बाकी इसको स्टडी करें लारावल एलोक्वेंट ORM में आके गेटिंग स्टार्टेड में, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे, यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट हम प्रोटेक्टेड डेट फॉर्मेट भी दे सकते हैं कि हमारे जो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड हैं उनकी डेट फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए। फिर यहाँ पर उसने बताया कि इफ़ यू नीड टू कस्टमाइज द नेम ऑफ कॉलम्स यूज टू स्टोर टाइम स्टैम्प्स यू मे यूज़ क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। उसके बाद आप उनको जो भी नाम देना चाहें, क्रिएशन डेट या लास्ट अपडेट, आप उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो फिर उन्हीं चीज़ों को एक्सेस करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल डाटाबेसेस हैं तो आप किसी मॉडल को किसी डिफरेंट डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इस वेरिएबल पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर आप उस कनेक्शन का नेम दे सकते हैं। और ये नेम आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको डाटाबेस के अंदर मिलेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कॉन्फ़िग के अंदर database.php, और ये नेम्स हैं हमारे पास SQLite, MySQL, PGSQL। सो ये हमारे पास SQL सर्व, ये हमारे पास नेम्स हैं डिफरेंट डाटाबेस के, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MySQL को वो यूज़ करता है। सो ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है। लेकिन अगर आप इसको SQLite देना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ मॉडल के अंदर SQLite लिख देंगे तो आपको वो SQLite डाटाबेस से फिर रिकॉर्ड फेच करके, या जो भी प्रोसेस आप करना चाह रहे हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो उसको परफॉर्म करके देगा। तो ये कुछ चीज़ें पॉइंट में क्लियर करना चाह रहा था। सो दोस्तों, हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल 25 मिनट प्लस का हो चुका है और काफ़ी लेंथी हो चुका है ट्यूटोरियल। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ORM के अंदर जो मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। ताकि, क्योंकि अगर मैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो 25 मिनट्स और लग जाएंगे, सो वो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के पर छोड़ देता हूँ। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहाँ ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड।
टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।